हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कॉस्ट कंसेप्ट में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बातचीत किया था कॉस्ट किसे कहते हैं। इसे हमने डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया था और काफी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। प्राइम कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, सेलिंग ओवरहेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। लास्ट में हम लोग बातचीत कर रहे थे कॉस्ट शीट के बारे में। याद आपको एक स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का सम क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट। देन फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, देन एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड ऐड किया तो टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स, राइट। बट मैंने आपसे कहा था कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं की है। कंप्लीट कॉस्ट शीट के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ स्टॉक का एडजस्टमेंट चाहिए। कौन कौन सा स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का। तो कंप्लीट कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, इसके लिए आज की क्लास में सेकंड सेशन में हम लोग ये सब कुछ शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, चलिए इसे हटा देते हैं। कॉस्ट शीट को समझने के लिए पहले एक बात करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये अपनी एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में जिस जगह पर हम लोग रॉ मटेरियल रखते हैं, इस जगह को हम लोग नाम देते हैं स्टोर रूम। इस इंडस्ट्री में जिस जगह पर हम लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेटा ये है अपनी फैक्ट्री, और इस इंडस्ट्री को जिस जगह से हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये अपना ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जहां पर हम लोग फिनिश गुड्स को रखेंगे, ये है गोडाउन। बेटा सबसे पहले हम अपने स्टोर रूम से मटेरियल को भेजेंगे कहां पर, फैक्ट्री के अंदर। मशीनें कहां लगी होगी, फैक्ट्री के अंदर। वर्कर कहां काम करेंगे, फैक्ट्री के अंदर। ये वर्कर इन मशीनों की सहायता से इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिनिश गुड्स बनने के बाद कहां आएगा, गोडाउन में। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होगा वो प्रोडक्शन के लिए होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए होगा। तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी कॉस्ट में ऐड करने होंगे। फिनिश गुड्स यहां पर आएगा, और फिनिश गुड्स को मार्केट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। इसके लिए आप चाहे तो अपने खुद के शोरूम ओपन कर दीजिए या अपने डीलर बना लीजिए, जैसा भी हो आपको आगे माल को सेल आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इस स्टोर रूम के बारे में। हम लोग इस स्टोर रूम में रखते हैं रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल को स्टोर रूम में कहां भेजने वाले, फैक्ट्री के अंदर भेजने वाले। तो कॉस्ट शीट की स्टार्टिंग करते हैं प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट में भी सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है, ये है डायरेक्ट मटेरियल। चलिए एक बात बताइए, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में साल भर में इसे 1 लाख पेन बनाए और हमें इन 1 लाख पेन की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, इन 1 लाख पेन को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया वर्थ ₹5 लाख, ये रॉ मटेरियल परचेज, 5 लाख रुपीस का मटेरियल परचेज किया। साल भर में हमने 1 लाख पेन बना लिए। ईयर एंड में जब हमने अपने स्टोर रूम को जाकर चेक किया, तो मालूम पड़ा कि यहां पर अभी भी हमारे पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वर्थ 40,000। तो आप सोचिए कि अगर हमने साल भर में अपने यहां 1 लाख पेन बनाए हैं, इन 1 लाख पेन को बनाने के लिए मटेरियल परचेज किया 5 लाख रुपीस का, इसमें से 40,000 का मटेरियल लास्ट तक प्रोडक्शन में यूज नहीं आया, वो अभी भी स्टिल लाइंग इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर रूम। और अगर हमें अपने 1 लाख पेन की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी चार्ज करें, 5 लाख
4,60,000। तो अब ये आंसर इज 4,60,000। बट क्वेश्चन ये आता है सर हमने खरीदा तो 5 लाख का था। बोले सर खरीदने से कुछ नहीं होता है, जितना मटेरियल प्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा केवल उतना ही अमाउंट हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करना है। तो टोटल 5 लाख में से अगर 40,000 का मटेरियल यूज नहीं हुआ तो हमने मटेरियल यूटिलाइज कितना किया, ये यूटिलाइज किया अपने 4,60,000 का। तो यहां पर याद रखिए जो डायरेक्ट मटेरियल हमने लिखा है इसमें हमें परचेजेस से कोई मतलब नहीं, यहां पर हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइज्ड, यूजेज या कंज्यूम्ड। तो यहां पर हमें लिखना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। बेटा जिस तरीके से इस साल के एंड में कुछ क्लोजिंग स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का बचा है, तो लास्ट ईयर भी तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा जो स्टोर रूम में हमारे पास ओपनिंग में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज ऑलरेडी अवेलेबल था। तो 10,000 का मटेरियल स्टॉक में ऑलरेडी था, 5 लाख का हमने परचेज किया। अब स्टॉक में टोटल मटेरियल कितना हो गया, 5 लाख 10,000। इसमें से 40,000 का मटेरियल ईयर एंड तक यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो जितना मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किया उसका वैल्यू कितना हो गया, ऑब्वियस है 4,70,000। बेटा ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और हम यही कह रहे हैं कि कॉस्ट शीट में हम लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मेंशन करना है, ना कि रॉ मटेरियल परचेज। तो बताइए बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने फाइंड आउट कैसे किया? इसके लिए आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड किया रॉ मटेरियल परचेज और इसमें से लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको मिला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो यहां पर भी हम लोग यही वर्किंग मेंशन करने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक किसका ओपनिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल का, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये अमाउंट कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए जितना मटेरियल हमारा कंज्यूम होना था ये अपने फैक्ट्री में आ गया। अब यहां पर ये जो वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स को प्रोडक्ट को बनाने के बदले में हमें कुछ रेम्युनरेशन पे करना होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट वेजेस। तो इस डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, प्लस इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई रॉयल्टी हम लोगों ने पे की है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने इनकर किया, इस प्रोडक्ट को हमने कलरिंग कर दिया या और व्हाटएवर जो भी अपने इस प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंस किया, ये एक्सपेंस कहलाएंगे डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। बताइए ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का सम क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट, राइट। बेटा हम लोगों ने स्टोर रूम से मटेरियल को भेज दिया फैक्ट्री में, इन वर्कर्स ने प्रोडक्ट को बनाया, डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोगों ने इनकर कर दिए। अब एक बात बताइए, इस फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी ये एक्सपेंस लग रहे हैं प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज नहीं आ रहे, इनडायरेक्टली ये एक्सपेंसेस हमें इनकर करने हैं। और फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं इन्हें क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा ये एक्सपेंस हम लोग क्यों इनकर कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, इन्हें भी हमें क्या करना होगा, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करना होगा। तो अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड और ऐड कर रहे हैं, तो ये अमाउंट इस बार हम लोग इसको नाम देते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और सर अभी आपने पढ़ाया उस समय तो आपने इसको फैक्ट्री कॉस्ट का नाम दिया था, अब आपने इसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का नाम क्यों दिया? बड़ा सिंपल सा रीजन है,
प्रीवियस कॉस्ट शीट जो हमने प्रिपेयर की थी उसमें हमने स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं किया और अब हम लोग स्टॉक को एडजस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्री के अंदर कौन सा स्टॉक बचता है। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग कॉस्ट शीट या फाइनल अकाउंट जब भी प्रिपेयर करते हैं जनरली फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने पर 31 मार्च के दिन हम लोग ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। 31 मार्च के दिन मैं आप सभी स्टूडेंट को एक काम करता हूं, अपनी फैक्ट्री को विजिट करने के लिए भेज देता हूं। चलिए फैक्ट्री में चलते हैं, फैक्ट्री को विजिट करते हैं। आपको क्या लगता है जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी फैक्ट्रीज है, 31 मार्च के दिन अगर हम फैक्ट्री में जाएं तो फैक्ट्री एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, एकदम खाली पड़ी हुई मिलेगी? नो सर, ऐसा नहीं पॉसिबल है। 31 मार्च के दिन इस फैक्ट्री के अंदर लास्ट में कुछ यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं जो भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट नहीं हुई हो। तो बेटा इन्हीं यूनिट्स को कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं WIP। एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं WIP को समझने के लिए, आप लोग कई बार लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हाईवे पर या किसी सड़क पर साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ होता है, वहां एक बैनर लगा दिया जाता है और उस बैनर पर लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ड्राइव स्लो, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले। सो द वर्क विच इज नॉट 100% कंप्लीट, ऐसा काम जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस है, इसे तो हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए इस फैक्ट्री के बारे में बातचीत करते हैं। बेटा सपोज करिए हमने अपने स्टोर रूम से इस बार इस फैक्ट्री के अंदर बनने के लिए, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 5 लाख यूनिट बनने के लिए हमने भेजी, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट भेजी अपन ने? 5 लाख यूनिट्स बनने के लिए भेजी। और 31 मार्च के दिन जब हम लोग अपनी फैक्ट्री को विजिट करने के लिए जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन 5 लाख यूनिट में से अभी भी 60,000 यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाई है, इनकम्प्लीट कंडीशन में पड़ी हुई है। ये जो 60,000 यूनिट्स अभी भी हमारे पास क्लोजिंग में पड़ी हुई है, इन्हें कहा जाता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 60,000 यूनिट्स अभी भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में पड़ी हुई है, ये यूनिट अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे एग्जांपल के रूप में माना कि अपनी मूर्ति बनाने की फैक्ट्री है, हमने इस बार 5 लाख मूर्तियां बनने के लिए फैक्ट्री में भेजी, लास्ट में मालूम पड़ता है कि 60,000 मूर्तियां अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। इनमें कुछ मूर्तियां ऐसी हो सकती है, कुछ स्टैचू ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कलरिंग के लिए भी अपन ने रख रखा है, कुछ को फिनिशिंग के लिए अपन ने रख रखा है, ये इनकम्प्लीट है, तब तक हम लोग इसे क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो बताइए बेटा, अगर 5 लाख यूनिट्स अपन ने इंट्रोड्यूस की हैं जिसमें 60,000 इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट यूनिट अपन ने जो गोडाउन में भेज दी होगी फिनिश होने के बाद, वो कितनी होगी? ऑब्वियस है 5 लाख 40,000। तो यहां पर 60,000 यूनिट जो इनकम्प्लीट यूनिट है वो आपने क्या कर दिया? लेस कर दिया। आपने कितनी यूनिट्स लिखी? 5 लाख 40,000। चलिए इस साल के एंड में अगर कुछ इनकम्प्लीट यूनिट बची है तो ऑब्वियसली पिछले साल के एंड में भी बची होगी, वो इस बार अपनी फैक्ट्री बनानी चाहिए। तो सपोज करिए हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में 40,000 यूनिट्स पहले से ही पड़ी हुई थी। तो फैक्ट्री में 40,000 यूनिट्स पहले से थी, 5 लाख यूनिट्स बनने के लिए और भेजी, टोटल हो गई 5 लाख 40,000। इसमें से 60,000 यूनिट्स लास्ट तक कंप्लीट नहीं हो पाए, तो कितनी यूनिट्स आपने कंप्लीट करके गोडाउन में भेज दी? ऑब्वियस 5 लाख 80,000 यूनिट्स कंप्लीट करके गोडाउन में भेज दी गई, राइट। बट एक काम करते हैं, हम इन्हें यूनिट्स में कंसीडर करने के बजाय वैल्यू यानी कि अमाउंट के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। बेटा सपोज करिए इस फैक्ट्री के अंदर इस साल के स्टार्टिंग में 40,000 रुपीस का वर्क इन प्रोग्रेस ऑलरेडी अवेलेबल था, 5 लाख रुपीस का गुड्स बनने के लिए अपने गोडाउन में इस बार और भेजा, और 60,000 का ईयर एंड तक गुड्स कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जो फिनिश गुड्स आपने तैयार कर दिया, जिसे आपने गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 लाख 80,000 रुपीस। बेटा ये जो यूनिट्स बनने के लिए इस बार भेजी 5 लाख रुपीस, ये है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
बेटा रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये इस बार जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है वो है, लेबर जो इस बार लगी है, डायरेक्ट एक्सपेंस इस बार लगी है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी जो इस बार लगे हैं, ये है टोटल इस बार की कॉस्ट। इसे बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स तैयार किया उसकी कॉस्ट, और इससे कहा जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन तैयार हुआ, फिनिश गुड्स तैयार हुआ, उसकी कॉस्ट। तो ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, ये कह रही, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये जो अमाउंट आएगा इसी को कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन तैयार हुआ है उसकी कॉस्ट हमें यहां पर मिल गई। अब बताइए जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन तैयार होगा उसे कहां भेजना है, गोडाउन में। मगर गोडाउन में भेजने से पहले क्या करना होगा, आपको अपने ऑफिस के एक्सपेंस भी इसमें ऐड करने होंगे। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसी में ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर ले तो इससे जो अमाउंट मिलेगा इसी को कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए क्या यहां तक किसी को कोई डाउट या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे बताइए कि अगर हमें यहां प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो हमें प्रॉफिट लॉस किससे मिलेगा, जो यूनिट हमने बनाई उससे, या जो यूनिट हम लोग सेल करेंगे उससे। तो ऑब्वियस है कि जो यूनिट अपन सेल करेंगे उसी से हमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो अभी तो हमने जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट निकाली, तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो यूनिट हमने सेल करी है उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है। चलिए इसके लिए हम लोग अब आ जाते हैं अपने गोडाउन में। गोडाउन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक बात बताइए, हमने अपने फैक्ट्री में जितनी भी यूनिट्स बनाने के बाद कहां भेज दी, उसको गोडाउन में भेज दी। क्या जरूरी है कि जितनी यूनिट इस बार हमने बनाई 100% सारी की सारी यूनिट बिक जाएगी? नो। अगर 31 मार्च के दिन मैं आप सभी स्टूडेंट को अपने गोडाउन को विजिट करने के लिए भेजता हूं, गोडाउन को जाकर चेक करना है, क्या पॉसिबल है कि 31 मार्च को सारी इंडस्ट्रीज के गोडाउन जो होंगे एकदम खाली पड़े हुए होंगे? नो सर, कांट बी पॉसिबल। तो गोडाउन में लास्ट में क्या बचा हुआ होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक बच सकता है। चलिए एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल इस बार हमने अपनी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन तैयार किया, गोडाउन में ट्रांसफर किया, टोटल 8 लाख यूनिट्स वर्थ है। हमने 8 लाख यूनिट बनाकर इस बार गोडाउन में भेजी है, और 31 मार्च के दिन जब गोडाउन को हमने चेक करने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि इन 8 लाख यूनिट में से 1 लाख यूनिट अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई है। इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितनी यूनिट बची है, 1 लाख यूनिट्स। तो बताइए ना, अगर 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर किए उसमें से 1 लाख यूनिट स्टिल लाइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमने यूनिट्स जो सेल की हैं, कितनी यूनिट सेल की होगी, ऑब्वियसली 7 लाख यूनिट्स हमने सेल की हैं। 8 लाख बनाई थी, 1 लाख बची हुई है, 7 लाख अपने बेच दी। चलिए इस साल के एंड में अगर 1 लाख यूनिट बची है तो पिछले साल की भी तो यूनिट हमारे गोडाउन में ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। इसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल 2 लाख यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी अवेलेबल थी, जो गोडाउन में पहले से पड़ी थी। तो 2 लाख यूनिट्स तो गोडाउन में पहले ही पड़ी थी, 8 लाख यूनिट अपने और बना गई, टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 10 लाख। 10 लाख यूनिट में से 1 लाख यूनिट लास्ट तक सेल नहीं हुई, तो हमने कितनी यूनिट्स मार्केट में सेल कर दी, तो ऑब्वियस है 9 लाख यूनिट्स हमने सेल कर दी। चलिए एक काम करते हैं, हम इन्हें यूनिट्स में कंसीडर करने के बजाय इसी को अमाउंट में, वैल्यू के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 लाख रुपीस का फिनिश गुड्स गोडाउन में ऑलरेडी अवेलेबल था, 8 लाख रुपीस का फिनिश गुड्स तैयार करके हमने गोडाउन में इस बार और ट्रांसफर किया, और ईयर एंड में 1 लाख रुपीस का फिनिश गुड्स लास्ट तक सेल नहीं हो पाया। तो जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट हमें डिटरमाइन करनी है, तो ये आती है 9 लाख रुपीस।
जो गुड्स हमने सोल्ड किया उसकी कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है 9 लाख रुपीस। अब ये 9 लाख रुपीस कहां से आया? तो सबसे पहले तो जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की उसकी कॉस्ट 8 लाख रुपीस। बेटा ये जो गुड्स इस बार प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट, इसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें काम करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इससे हमें मिलेगा जो गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। शायद आपने नाम सुना होगा 11th और 12th में इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें ऐड किया हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बताइए ना, 2 लाख रुपीस का गुड्स पहले से था, 1 लाख रुपीस का गुड्स हमने और प्रोड्यूस कर दिया, टोटल गुड्स कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। हम टोटल गुड्स सेल कितना कर सकते हैं, पहले उसके बारे में बात करें, किया कितना वो बात करेंगे। हम टोटल गुड्स कितना सेल कर सकते हैं, तो बोले सर 2 लाख का पहले ही पढ़ा था, 8 लाख का हमने बनाया, टोटल हम लोग 10 लाख रुपीस का गुड्स सेल कर सकते हैं। बेटा इसे कहा जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या बोलेंगे? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेल करने के लिए कितना अवेलेबल है? बोले सर 2 लाख का ऑलरेडी था, 8 लाख का हमने इस बार बनाया, टोटल 10 लाख का गुड्स हम लोग सेल कर सकते हैं। इसमें से 1 लाख का भी हमारा सेल नहीं हुआ, तो जो गुड्स सेल हुआ उसकी कॉस्ट, ये क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओनली ओपनिंग फिनिश गुड्स ही ऐड करता हूं, तो इस अमाउंट को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट। और अब इसमें से मैं लेस करता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये अमाउंट कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स जो आप बेच सकते हो, कितना गुड्स होगा? यूनिट जो इस बार प्रोड्यूस किए प्लस इसमें क्या ऐड करना होगा? ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों का सम ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और अब इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या चीज आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि जो माल अपन ने बेचा उसकी हमारे लिए वैल्यू कितनी थी, हमारे लिए कॉस्ट कितनी थी। बट इस माल को बेचने के लिए भी तो कुछ एक्सपेंस आपने किए होंगे, सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरीज आउटवर्ड। बेटा ये सारे खर्चे इस माल को बेचने के लिए आपने किए हैं, तो इनको भी तो कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और ऐड कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये अमाउंट कहलाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट किसके लिए? जो माल अपन ने बेचा उसके लिए है, एंड इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस एक चीज और मालूम हो जाए, सेल्स। तो सेल और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन दोनों का डिफरेंस ये क्या होगा? इधर प्रॉफिट और लॉस। बेटा ये है कंप्लीट कॉस्ट शीट, स्टार्टिंग से लास्ट तक एक बार फिर से समझ लें। इस कंप्लीट कॉस्ट शीट में हम लोगों ने क्या क्या मेंशन किया है? फर्स्ट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में 3 एलिमेंट आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखना है? टू द एक्सटेंट जितना कंज्यूम होगा उतना लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लिया तो क्या चीज आएगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे आप क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऐड करने से जो अमाउंट मिलेगी इसे कहेंगे ग्रॉस
फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। इससे क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन आपने तैयार किया, फिनिश गुड्स की यूनिट आपने तैयार की है, उसकी कॉस्ट मिली है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे अपने और ऐड करने हैं, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, नहीं उसको बेचने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज टू बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें ऐड करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें प्रॉफिट और ऐड कर दे तो सेल्स आएगी। राइट, ये है एक कंप्लीट कॉस्ट शीट। बट इस कंप्लीट कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के दौरान आपको एक तो एडजस्टमेंट दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाता है डब्ल्यूआईपी में बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। वैसे अभी तो अपने डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कब किया? फैक्ट्री कॉस्ट के जस्ट बाद में। बट ये बोलता है फैक्ट्री डब्ल्यूआईपी में बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो आपको क्या करना है? ओपनिंग में डब्ल्यूआईपी को यहां से उठाकर इस प्राइम कॉस्ट के ही जस्ट बाद यहां पर लिख दीजिएगा। कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। इस बार नाम दे दीजिए ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद आप ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या आ जाएगा? नेट प्राइम कॉस्ट। के बाद आपको क्या ऐड करना होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो आप सीधा यहां पर आ जाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस ये दो आइटम बीच में यहां उठाना है, इसको नीचे लिखना है यहां पर। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? आपसे कहा जा सकता है फिनिश गुड्स में बी वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी तो हमने फिनिश गुड्स, जो ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसका वैल्यूएशन कब किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो उस केस में क्या करना होगा? आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन दोनों को यहां से उठाकर कहां लिखोगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से जस्ट पहले। फैक्ट्री कॉस्ट पर ही आपको वैल्यू करने के लिए कहा जाता है, तो आप यहीं पर इन्हें एडजस्ट कर देंगे। राइट, तो बेटा ये है कंप्लीट कॉस्ट शीट। बेसिकली ऑब्जेक्ट ये था, आपको कॉस्ट शीट बनाना था, और कॉस्ट शीट के बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर किए। हमने एक प्रेजेंटेशन दिया है कॉस्ट शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जा सके। हम लोग यहाँ पर भी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम लोगों ने एलिमेंट के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। उसी टॉपिक को हम लोग फिर से एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था एलिमेंट वाइज, और एलिमेंट के बेसिस पर हमने कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट कौन कौन से थे? लाइक मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। हमें इतना ही पढ़ना था, हमने काफी डिटेल कर लिया, कॉस्ट शीट को समझ लिया। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग आज यहां पर डिस्कस करते हैं फंक्शनल वाइज। फंक्शनल बेसिस पर हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। अब हमने पहले ही डिस्कस किया डिपार्टमेंट, अपने पूरी इंडस्ट्री को कितने डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था? 4 डिपार्टमेंट में। कौन कौन से थे? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स, हम कॉस्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट लगेगी इसे नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है क्या नाम देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या बोले? सेलिंग कॉस्ट। तो ऑब्वियस है डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या नाम दोगे? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंड इट इज नॉर्मलिटी वाइज। बेटा नॉर्मलिटी के बेसिस पर हम लोग कॉस्ट को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट।
क्या मतलब बेटा नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट का? बेटा इंडस्ट्री में इंकर्ड होने वाले वो सभी एक्सपेंसेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें इंकर्ड करने ही हों, इन्हें कहा जाएगा नॉर्मल कॉस्ट। बट कई बार कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंस हमारे यहाँ ऐसे इंकर होते हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं, बट किसी स्पेसिफिक इवेंट के अकर होने के कारण ये खर्चा हमें इंकर करना पड़ता है, तो उस केस में इसे कहा जाता है एबनॉर्मल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में पेन बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर मशीन पर, तो बताइए बेटा क्या टाइम टू टाइम हमें इस मशीन को रिपेयर कराना पड़ेगा या बिना रिपेयरिंग के ये मशीन जिंदगी भर अपना साथ निभाएगी? तो बोलो सर ऑब्वियस होगा रिपेयरिंग तो टाइम टू टाइम करानी ही पड़ेगी। तो रिपेयरिंग का एक्सपेंस हमारे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, रूटीन वे में हमें रिपेयरिंग करानी है, तो ये लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा नॉर्मल कॉस्ट। बट सपोज करिए फैक्ट्री के अंदर आग लग जाने के कारण कोई मशीन डैमेज हो गई और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर अपने मशीन को रिपेयर कराया, क्या ये भी नॉर्मल है? क्या आपके यहाँ रोज आग लगती है, रोज मशीन खराब होती है? बोला नहीं सर, ये तो कोई इंसिडेंस ऑकर हुआ था, इस कारण से ये हमारे को रिपेयरिंग करनी पड़ी। इस सिचुएशन में ये रिपेयरिंग का खर्चा हमारे क्या होगा एबनॉर्मल कॉस्ट होगा। राइट, चलिए हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए आ रहे हैं, क्या हमें इन्हें रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा? बोले सर ऑब्वियस है, काम करने आ रहे हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। पर सपोज करिए वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम इनका पैसा देना पड़ा। या हो सकता है किसी वर्कर का मशीन में हाथ आ जाने के कारण एक्सीडेंट होने से हाथ कट गया और उसे कंपनसेशन के रूप में आपको 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए देने पड़े, क्या ये भी नॉर्मल है? बोले नहीं सर, ये तो एबनॉर्मल है। तो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे को अपने क्या किया नॉर्मलिटी के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल कॉस्ट है एबनॉर्मल कॉस्ट। बस एक बात आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है, ओनली एंड ओनली this normal cost is to be considered under cost of production। सिर्फ और सिर्फ ये जो नॉर्मल कॉस्ट है इसी को प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट मानना है, इस एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानना है, इसे प्रोडक्शन कॉस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं करना। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कर ले तो भी क्या फर्क पड़ेगा और नहीं करें तो भी क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा एक बात बताइए, हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे टोटल 10 लाख पेन बनाए और हमारी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ और हमें उसे 5 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ा। अगर इस 5 लाख रुपए को मैंने अपनी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया तो मेरे पेन की पर यूनिट प्राइस 50 पैसे बढ़ जाएगी। अब जब मैं इस पेन को मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा, मेरे कॉम्पिटिटर से जब मेरा कॉम्पिटिशन होगा तो उस समय 50 पैसे मेरी कॉस्ट ज्यादा है और वो हो सकता है कि मेरे से 30 पैसे 40 पैसे कम में ही मार्केट में इसको पेन को बेच रहे हैं, तो मैं उन कॉम्पिटिटर्स के सामने नहीं टिक पाऊंगा क्योंकि मैंने किसी एबनॉर्मल एक्सपेंस को अपनी कॉस्ट का पार्ट मान लिया। तो बोले सर फिर क्या करें, इस 5 लाख रुपए का जो एक्सपेंस आपने इनकर्ड तो किया, बोले एक काम करते हैं, ये इसी साल में खर्चा होगा, हर साल तो होता नहीं है, तो मैं इस 5 लाख को डायरेक्टली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देता हूं, मैं इसे लॉस मान लेता हूं कि मेरी कंपनी के लिए एक लॉस हो गया है। तो ना यहां ध्यान रखिए, नॉर्मल कॉस्ट को तो आप किससे चार्ज करने वाले हैं? ये तो चार्ज होगा प्रोडक्शन से, और ये एब्नॉर्मल कॉस्ट का आप क्या करने वाले हैं? बोले सर इस पे काम करते हैं हम लोग, कॉस्टिंग P&L अकाउंट से चार्ज कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर देते हैं। इज इट क्लियर? नाउ 4th पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रोलेबिलिटी वाइज। कंट्रोलेबिलिटी वाइज बेटा हमारी इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर करते हैं उसमें से कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन के एफर्ट से कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। और कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आप कितना ही एफर्ट्स कर रहे हो आप इन्हें कम नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें कहा जाएगा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो ये चीजें हमें क्यों सिखाई जा रही है, इसमें कंट्रोलेबल है नहीं है? तो इन फ्यूचर आप जब कोई एक इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा एक्सपेंस आपके लिए कंट्रोलेबल है, आपको एफर्ट्स वही करना है जो कंट्रोलेबल है, जो कंट्रोलेबल ही नहीं है उसको कम करने के लिए कभी कोई एफर्ट्स ना करें। बेटा कंट्रोलेबल कॉस्ट में क्या आएगा और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में क्या चीज आएगी? ना इलेक्ट्रिसिटी
अगर आपके इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई भी क्लास नहीं चल रही है, सभी स्टूडेंट बाहर चले जाए, तो ऑब्वियस है कि सारे स्विचेज हम लोग क्या कर लें, ऑफ कर लें, अननेसेसरी लाइट वेस्टेज ना हो। तो हम लोग कुछ इफर्ट्स करके इस इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमारे इस इंस्टीट्यूट का रेंट, अगर मैं यहाँ स्टूडेंट नहीं है तो क्या ऑनर को मना कर दूं कि रेंट पे नहीं करेंगे? ना सर, ऑब्वियस है वो तो पे करना ही पड़ेगा, मैं कितने ही इफर्ट्स कर लूं, वी कांट रिड्यूस द रेंट। तो उस केस में ये कॉस्ट हमारी क्या हो गई, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी। तो जो जो एक्सपेंडिचर हमारे लिए कंट्रोलेबल है, मेरे को इफर्ट्स से वही करना है, जो अनकंट्रोलेबल उसके लिए मुझे कोई इफर्ट्स नहीं करना चाहिए। ये मैनेजमेंट टैक्टिक्स का पार्ट है, तो इस चीज का आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। एक फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी वाइज। वेरिएबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वन इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या मीनिंग है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का? आई होप सो 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो कुछ चार्ट वगैरह आपने प्रिपेयर किए थे, उस चार्ट पर आप लिखते थे VC, FC, TC या AC, वॉटेवर जो भी आपने लिखा होगा, यही है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइएगा क्या मीनिंग होता है वेरिएबल कॉस्ट का? बेटा ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होते हो। ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, यह वर्ड बीच में बहुत कंपलसरी है। Those expenditure which changes in proportion to the change in level of output is known as variable cost. कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर लें वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने आपसे कहा था कि इस मटेरियल को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के लिए मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा पर यूनिट बेसिस पे लगता है। एक पेन बना रहे हैं 5 रुपए का मटेरियल लगेगा, 2 पेन बनाएंगे 10 रुपए का, 3 पेन बनाएंगे तो ये तो सर प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है। जिस प्रोपोर्शन में यूनिट चेंज कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मटेरियल चेंज हो रहा है। बोले यही वर्ड तो मैंने डायरेक्ट लेबर के लिए भी बोले और यही वर्ड मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बोले। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं, यानी कि ये कॉस्ट हमारी कौन सी होगी, एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, प्राइम कॉस्ट इज always variable in nature, right? Overheads variable हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहा जाएगा? आउटपुट एंड कॉस्ट। बेटा सपोज करिए हम लोग अपनी इंडस्ट्री में 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इस समय हमारी कॉस्ट आ रही है 5000 रुपीज। अगर हम लोग प्रोडक्शन लेवल 1500 यूनिट्स पर लेकर जाते हैं, सपोज द कॉस्ट बिकम 7500, और अगर 2000 यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज द कॉस्ट बिकम्स 10000 रुपीज। ध्यान से देखिए, अगर हमने प्रोडक्शन को 50% बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई, 50% बढ़ गई। अगर मैंने प्रोडक्शन को डबल किया तो कॉस्ट भी क्या हो गई, डबल हो गई। जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में अगर यूनिट कॉस्ट भी चेंज होती है तो ये कॉस्ट क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। मगर यहाँ एक बात और है जो आप स्पेशली ध्यान रखिए, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन के हर लेवल पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करता हूं तो 1000 यूनिट्स के लिए 5000 है तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट हो गई, 5 रुपीस। 1500 के लिए 7500 है, पर यूनिट 5 रुपीस, और 2000 के लिए 10000 तो पर यूनिट 5 रुपीस। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हर लेवल पर यूनिट तो सेम ही रहना है। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट एंड कॉस्ट।
बेटा सपोज हम लोग 1000 यूनिट बना रहे हैं, कॉस्ट इज 5000। फिक्स कॉस्ट कैसे करते हैं ये तो आप लोग खैर जानते ही हैं। द कॉस्ट विच रिमेन्स सेम irrespective of the change in level of output। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और जनरली फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या दे सकता है? रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे खर्चे आपके लिए क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगा। अगर मैं 1500 यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूं, स्टिल द कॉस्ट विल बी 5000। 2000 यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब भी कॉस्ट क्या रहेगी? 5000 रहेगी, राइट। चलिए एक काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट के लिए भी हम लोग पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। 1000 यूनिट्स के लिए 5000 है तो पर यूनिट कितनी होगी? 5। 1500 के लिए 5000 है तो पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 3.33। और 2000 यूनिट्स के लिए 5000 तो 2.50 पर यूनिट। बेटा इसका मतलब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, फिक्स कॉस्ट इन टोटल तो सेम रहती है, बट प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हमेशा कम होती है। ध्यान रखना, पर यूनिट कॉस्ट अगर कम हो रही है तो इसका मतलब यहां पर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है, याद रहेगा, राइट। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, क्या बच गया हमारे पास? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलिए सपोज करिए हमारे पास 1000 यूनिट जब हम बना रहे हैं तो कॉस्ट है 5000 रुपीज, और 1500 यूनिट अगर बना रहे हैं कॉस्ट इज सपोज 7000। पता ही ना क्या ये कॉस्ट वेरिएबल नेचर की है? बट अगर वेरिएबल नेचर की है तो सेम प्रोपोर्शन में कॉस्ट चेंज होनी चाहिए। 1000 के लिए अगर 5000 तो 1500 के लिए यहां क्या होनी चाहिए? 7500 होनी चाहिए। यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो क्या ये फिक्स कॉस्ट है? बोला नहीं सर, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहती है, तो 5000 है तो यहाँ पे 5000 होनी चाहिए। बट ये कॉस्ट ना तो वेरिएबल नेचर की है और ना ही फिक्स नेचर की है। इसका मतलब इस कॉस्ट में कुछ पार्ट वेरिएबल है और इसमें कुछ पार्ट फिक्स नेचर का है, पर इसी कॉस्ट को कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट व्हिच इज partly variable and partly fixed in nature। कई बार स्टूडेंट लिखते हैं सर हाफ कॉस्ट शुड बी वेरिएबल एंड हाफ शुड बी, नहीं, हाफ नहीं, पार्शियली, पार्टली ओनली। हाफ तो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी। तो द कॉस्ट व्हिच इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड इन नेचर इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा आपसे कहा जाता है कि आप इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक काम करिए ना, डिफरेंशिएट करिए, इसमें से वेरिएबल पार्ट अलग करिए, फिक्स पार्ट अलग करिए। ये कैसे पॉसिबल है? तो एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट थी 5000, बढ़कर हो गई 7000। अब इसमें दोनों कॉस्ट, वेरिएबल भी है, फिक्स है, और 2000 से कॉस्ट बढ़ी है। पहले चेक करते हैं कि वेरिएबल वाली कॉस्ट इंक्रीज होती है या फिक्स कॉस्ट वाली कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो यहां पर 1000 यूनिट पर कॉस्ट थी 5000, 15 यूनिट पर 7500, 2000 पर 10000। क्या वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने से इंक्रीज होती है? बोले सर ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। फिक्स कॉस्ट 1000 यूनिट पर 5000, 1500 पर 5000, 2000 पर 5000, क्या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है? बोले सर नहीं होती है। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो ये 2000 से जो कॉस्ट बढ़ी है ना, ये कौन सी वाली कॉस्ट बढ़ी है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है, फिक्स कॉस्ट बढ़ी है? बोले सर ऑब्वियसली तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है। अच्छा, कितनी यूनिट के बढ़ने के कारण? बोले सर 500 यूनिट बढ़ने के कारण हमारी वेरिएबल कॉस्ट 2000 रुपीज से बढ़ी है। तो इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि इन 500 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हो गई 2000, और अगर 500 यूनिट की कॉस्ट 2000 है तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 4 रुपीज। ये अपने निकाला कंसेप्चुअल, बट इसके लिए फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is equals to change in cost divided by change in output और change in units। तो बताइए ना, change in cost 5000, 7000, टोटल कॉस्ट में चेंज कितना आया? 2000। चेंज इन यूनिट्स, यूनिट्स में चेंज कितना आया? 500। तो 1 यूनिट के लिए चेंज कॉस्ट कितनी हो गई? 4 रुपीज। अब बताइए अगर 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है तो 1000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 5000। जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहां पर भी अगर 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज है तो इन 1000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट
ऑब्वियस है सर, ये तो 4000 होगी। अब मुझे बताइए, आपने कहा था सर ये 5000 की कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है कुछ पार्ट फिक्स है, और 5000 में आपसे ये फाइंड आउट करिए सर इसमें 4000 तो क्या है, वेरिएबल है। तो बताओ ना, बचा हुआ 1000 अपन क्या मान सकते हैं, बोले सर ये फिक्स कॉस्ट है। सिमिलरली 1500 यूनिट्स के लिए 4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से 1500 into 4 वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 6000, and out of 7000 if 6000 is variable, it means remaining 1000 you may consider as fixed cost. Is it clear? Variable cost, fixed cost, semi variable cost, समझ में आ रहा है ना? अब मुझे एक बात कहिएगा, ये सेमी फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? सेमी वेरिएबल का मतलब क्या था, द कॉस्ट विच इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स। ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पार्ट वेरिएबल कुछ पार्ट फिक्स हो, इसको तो क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। अच्छा बताओ ना, सेमी फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होगा, द कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। मतलब सर सेमी तो हुआ, कुछ पार्ट वेरिएबल है बाकी का फिक्स है, या कुछ पार्ट फिक्स है बाकी का वेरिएबल है। तो बेटा सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स कॉस्ट बोथ आर सेम। ये वैसे ही कंसेप्ट हो गया जैसे एक ग्लास आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसमें आधा ग्लास भरा हुआ है, या कोई ये बोले कि सर इसमें आधा ग्लास खाली है, दोनों चीजें सेम है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज सेमी फिक्स कॉस्ट। तो ये अपना कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट? चलिए बेटा, कॉस्टिंग के कंसेप्ट में ही कुछ और एडिशनल बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए, स्टार्टिंग में एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये था कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को यदि किसी इंडस्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्शन शुरू होने से लेकर प्रोडक्ट के सेल हो जाने तक जितना भी एक्सपेंस हमें लग रहा है, इन सभी एक्सपेंस का सम ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट, राइट? और ये मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसके बाद में काफी कंसेप्ट क्लियर कर लिया। चलिए, एक सेकंड टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज कॉस्टिंग। बेटा कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्टिंग का मतलब है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाए। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि हर प्रोडक्ट का कॉस्ट एक ही तरीके से निकाला जा सके। जैसे एग्जांपल, अपने घरों में भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, दैट इज किचन। और किचन में कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे चाय भी बनाई जाती है, खीर भी बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, राइस बनाए जाते हैं। क्या सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही मेथड यूज में ले सकते हैं? बोला नहीं सर, हर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज में आता है। सिमिलरली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अगर कॉस्ट डिटरमाइन करनी हो तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड और डिफरेंट टेक्निक्स यूज में लेने होते हैं, और इन्हीं मेथड और इन्हीं टेक्निक्स को हम लोग कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। कॉस्टिंग मीन्स द मेथड्स और टेक्निक्स which are utilized to determine the cost of a product। वो मेथड और वो टेक्निक जो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए यूज में लेते हैं, इसी को कॉस्टिंग के मेथड और टेक्निक के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हमारे पास हैं, लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब और बैच कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। These are the different methods of costing।
सिमिलरली कुछ टेक्निक्स भी हमारे पास है, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रियल और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। पहले तो ये क्लियर करिए कि सर मेथड और टेक्निक दोनों का डिफरेंस क्या है। तो मेथड में हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, टेक्निक में कॉस्ट डिटरमाइन नहीं करेंगे। इन मेथड से जो आपने कॉस्ट निकाली उसे एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, किस फॉर्मेट में उसे लिखा जाए ताकि उससे कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो सके। तो वन बाय वन हम लोग इन मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। पहले बातचीत करते हैं मेथड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। बेटा हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बातचीत करते हैं जहां कोई प्रोडक्ट दो या दो से अधिक प्रोसेस में गुजरने के बाद ही फिनिश गुड्स के रूप में रियलाइज होता हो। इन इंडस्ट्रीज में अगर कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो जो मेथड यूज में आएगा, दिस मेथड विल बी नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। बड़ा सर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जहां अलग अलग प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं? कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लाइक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, शक्कर बनाने की फैक्ट्री होता है। सबसे पहले प्रोसेस में हम लोग शुगर केन को शुगर केन के जूस में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। देन इस शुगर केन के जूस को हम लोग सेकंड प्रोसेस में लेकर जाते हैं जहां से हम लोग बॉईल करते हैं और इसे लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद इसे थर्ड प्रोसेस में ले जाया जाता है जहां हम लोग इसे प्यूरिफाई करते हैं, इसे क्रिस्टलाइज करते हैं, छोटे छोटे शक्कर के दानों में मिलते हैं और तब जाकर हमें शक्कर मिलती है। तो शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 3 प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं, तब जाकर शुगर मिलती है। तो शुगर की कॉस्ट अगर डिटरमाइन करनी है उसके लिए जो मेथड यूज में आएगा, इस मेथड को कहा जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। सिमिलरली कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बट अगर कोकोनट ऑयल की कॉस्ट निकालनी है तो कोकोनट ऑयल बनेगा कैसे? सबसे पहले आपको कोकोनट यानी कि नारियल लेना होगा, इसे क्रश करना होगा। पहले प्रोसेस में आपको नारियल से, कोकोनट से इसे क्रूड ऑयल प्रिपेयर करना होगा। इस क्रूड ऑयल को सेकंड प्रोसेस में ले जाएंगे जहां से हम लोग रिफाइन करेंगे और रिफाइनिंग के बाद इसे थर्ड प्रोसेस में ले जाया जाएगा जहां इसे फिनिश किया जाएगा। इसमें एसेंस वगैरह कुछ ऐड किया जाएगा, बॉटल्स वगैरह में पैक किया जाएगा, तब जाकर हमें कोकोनट ऑयल मिलेगा। तो कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चर करने के लिए भी 3 प्रोसेस हमें कंप्लीट करना होता है। तो वो सभी इंडस्ट्रीज जहां कोई प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस में गुजरने के बाद ही फिनिश गुड्स के रूप में रियलाइज हो, इसे कहा जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। नाउ द सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पर इस बार हम लोग बातचीत करते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में जहां एक पर्टिकुलर वर्क को किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर एक एग्रीमेंट के बेसिस पर कंप्लीट किया जाता हो और ये जनरली होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने मकान का कंस्ट्रक्शन का काम करना है। अगर मैं मॉर्निंग 7 टू लेट नाइट 9 14 आवर्स यहाँ कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने मकान का कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट खुद देख सकूं। तो उस केस में क्या करना होगा, मैं किसी एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करता हूं जो मेरे बिहाफ पर मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन का काम करा दे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपना कोई सर्टेन वर्क किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करूंगा एंड ही विल कंप्लीट द जॉब। वो मेरा काम वो कंप्लीट करेगा, इसके बदले में उसको कुछ अमाउंट वगैरह पे करूंगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे मकान का काम मेरे बिहाफ पर एक एग्रीमेंट के बेसिस पे कंप्लीट करता है और उससे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए जो मेथड यूज में आएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हाउस कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जनरली हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेटा इस बार बातचीत करते हैं कुछ सर्विस कंसर्न के बारे में, सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न। बेटा कुछ पर्टिकुलर कंसर्न ऐसी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये कंसर्न सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और सर्विस प्रोवाइड करने वाले जितने भी कंसर्न हैं उनके लिए जो कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसके लिए जो मेथड यूज में आएगा इट इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे ट्रांसपोर्टेशन,
बेटा ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इसमें हम लोग गुड्स को या पैसेंजर को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में अगर मुझे अपनी सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी कॉस्ट निकालनी है तो कौन सा मेथड यूज आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सिमिलरली होटल्स, हम रेस्टोरेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट होटल्स। आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहां होटल वगैरह किराए पे लेते हैं, वहां आपको क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती है। उन सर्विसेज की कॉस्ट अगर निकालनी है तो कौन सा मेथड यूज आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी आपको सर्विसेज मिलती हैं, यहां पर भी हम लोग सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज में लेंगे। सिनेमा हॉल, कैंटीन या लाइब्रेरी, इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जहां सिर्फ सर्विसेज आपको मिलती हो, एक सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट निकालनी है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज आएगी। नाउ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। बेटा ऐसी इंडस्ट्री जहां एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर होता है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, उस दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहां पर अगर कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग यूज करती है। जैसे एग्जांपल के रूप में ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बट अब ब्रिक्स का कैसे बनती है? आपने शायद कभी देखा होगा, भट्टे वगैरह होते हैं उसके अंदर ब्रिक्स बनती है। तो बताइए ना बेटा, वहां आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स। तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कॉस्ट निकालनी है तो कौन सा मेथड यूज में आएगा? यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ये जॉब और वेज कॉस्टिंग क्या है? पर कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसी भी होती है जहां प्रोडक्शन जो होता है ना सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के ग्रुप में ही होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैप्सूल बनाने, इंजेक्शन बनाने, टैबलेट बनानी है, तो सपोज करिए कि 1 लाख टैबलेट एक साथ बनेगी, तो 1 लाख यूनिट्स का क्या हो जाएगा? एक बैच हो जाएगा, राइट? ये पर्टिकुलर बैच छोटे छोटे जॉब के मिलने से कंप्लीट हो सकता है। हो सकता है कोई कस्टमर मेरा ऐसा है जिसको 10,000 टैबलेट बनानी है, किसी को 15,000 बनानी है, किसी को 8,000 बनानी है, तो कई छोटे छोटे जॉब के मिलने से मेरा एक बेच कंप्लीट होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के ग्रुप में ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, कौन सा मेथड यूज आएगा? जॉब और बैच कॉस्टिंग। फाइनली ऑपरेशन कॉस्टिंग। बट दिस ऑपरेशन कॉस्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। एक प्रोसेस कई छोटे छोटे ऑपरेशंस के कंप्लीट होने से कंप्लीट होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी अपने लिया शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सबसे पहले प्रोसेस में हमें शुगर केन को शुगर केन के जूस में कन्वर्ट करना है, एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कई सारे ऑपरेशन कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले हमें शुगर केन को एकदम क्लीन करना है, ये एक ऑपरेशन हो गया। उसे छीलना है, दूसरा ऑपरेशन हो गया। उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, ये तीसरा ऑपरेशन हो गया। इन पीसेस को मशीनों में डालना है, ये चौथा ऑपरेशन हो गया। मशीनों से जो गन्ने का जूस आ रहा है उसे हमें छानना है, ये पांचवा ऑपरेशन हो गया। उसे फ्रीज करना है, किसी स्टोरेज जगह पर हमें स्टोर करना है, ये छठा ऑपरेशन हो गया। तो एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी हमें कई छोटे छोटे ऑपरेशंस कंप्लीट करने होते हैं। जिस तरह से आप किसी प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हो, एज इट इज आप हर एक ऑपरेशन की भी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड दिस मेथड विल बी नोन एज ऑपरेशन कॉस्टिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। दोनों एक नहीं है, बहुत अलग अलग है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग का एक पार्ट है, राइट? बेटा टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भैया इस प्रोडक्ट को अगर नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद चाहे किसी भी मेथड से आपने कॉस्ट निकाली हो, हमें एक्चुअल कॉस्ट पता लग जाती है। फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो कॉस्ट सोची थी उसके कंपैरिजन में एक्चुअल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस किस कारण से आया उसको भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस ही कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, उस पर हमारा कंट्रोलिंग रहे, अननेसेसरी कॉस्ट ज्यादा नहीं लगे। मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने का काम इसमें करेंगे, मगर इसमें डिसीजन किसके बेसिस पे देंगे? मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेंगे।
यानी कि फिक्स कॉस्ट को हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, डिसीजन विल बी टेकन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ओनली। हालांकि ये टॉपिक हम लोग डिटेल में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होना बेटा, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है ना तो उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्शन का पार्ट मानना है, यहाँ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्रोडक्शन का पार्ट मानना है। और इसमें फिक्स कॉस्ट को हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर चार्ज करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। रियल और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री, जो पास्ट में आपने इनकर्ड किया दैट इज हिस्ट्री। तो जो कॉस्ट आपने पास्ट में एक्चुअल में इनकर्ड किया, रियल में इनकर्ड किया, अगर उसी को टोटल कॉस्ट का पार्ट माना जाए देन इट इज नोन एज रियल और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, राइट। हालांकि ये सब एक एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में हम लोग फर्दर इनको डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि कॉस्टिंग का मतलब क्या है। कॉस्टिंग मतलब होता है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, कैसे निकालनी है कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ मेथड या कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज में लेते हैं, तो ये मेथड और टेक्निक ही कॉस्टिंग के मेथड और टेक्निक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। जनरली इस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स कॉस्टिंग वर्ड ही यूज में लेते हैं। इवन स्टूडेंट्स की बात नहीं करें तो टीचर्स की बात करें, भिलवाड़ा में बाहर जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स भी कॉस्टिंग ही सब्जेक्ट को मानते हैं। हमारा सब्जेक्ट का नाम कॉस्टिंग है, बेसिकली ऐसा है नहीं। बुक का जो नाम आपको दे रखा है, मॉड्यूल का जो नाम आपको दे रखा है, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कम से कम ये तो बताओ कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। बेटा कॉस्टिंग का मतलब होता है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए जो मेथड जो टेक्निक यूज में लेंगे इसे कहा जाएगा कॉस्टिंग। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, a proper and systematic accounting of all the methods and techniques used under costing, used for determination of cost। बेटा किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जो आपने मेथड और जो टेक्निक यूज में ली है उससे आपको यहाँ अकाउंटिंग के फॉर्मेट में प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, और इसी को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे एग्जांपल के रूप में शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में शुगर की कॉस्ट कैसे निकालनी है, वो तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप इसको पढ़ते हैं कैसे कॉस्ट निकालनी है। बट प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के अकाउंट कैसे बनेंगे, दैट अकाउंटिंग पार्ट विल बी कवर्ड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो आपने कॉस्ट शीट बनाई ना, कॉस्ट शीट इज टू बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये जो आप अकाउंटिंग करेंगे इसी के बेसिस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जो रिपोर्ट आप तैयार करेंगे इट विल अगेन बी कंसीडर्ड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां रिपोर्टिंग तैयार नहीं करनी, यहां तो सिर्फ कॉस्ट निकालनी, माना कि ये पेन है इसकी कॉस्ट निकालनी थी, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में निकाल दिया आपने कि इस पेन की कॉस्ट है 18.90 रुपए, ये कॉस्ट निकाली, इसे तो कहा जाएगा कॉस्टिंग। बट इस कॉस्ट को आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कैसे निकाली थी उसका आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो डिफरेंस आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। कॉस्टिंग का मतलब सिर्फ कॉस्ट निकालना है और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब उस कॉस्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपने कॉस्ट निकाली ये आपको पता होना चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंसी का? पहले तो ये क्लियर करिए कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी जो टर्म है बड़ी होती जा रही है। इनिशियली हमने बातचीत की कॉस्ट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री। सेकंड, दैट इज मेथड और टेक्निक व्हिच आर यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट। Cost accounting means the proper and systematic accounting of all the methods and techniques which are to be used to determine the cost of the product. Now, what is this cost accountancy? बेटा किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए आपने जो मेथड और टेक्निक यूज में लिए, जिसको आपने अकाउंटिंग के फॉर्मेट में प्रॉपर्ली और सिस्टमेटिक लिखा है, इन सब के बेसिस पर
आप क्या करने वाले हैं, फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, इसी को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, और इसी को हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ना। अब एक पॉइंट हमारे पास आता है, जब भी कोई वर्किंग हम लोग करते हैं ना, तो हमें कम से कम 3 चीजें हमेशा याद रखनी है, 3 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। पहला पॉइंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्यों कर रहे हैं, और तीसरा कैसे कर रहे हैं। तो पहली चीज ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ऑब्वियस कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। सेकेंड, क्यों, बड़ा सिंपल है ना, एग्जाम में पास होना, बोला नहीं बेटा, इन फ्यूचर जो प्रोफेशनल डिग्री हम लोग लेंगे उसके बाद या तो हम लोग कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे या उस इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उस इंडस्ट्री की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस जैसे काबरा सर पढ़ा रहे हैं बस वैसे पढ़ रहे हैं, राइट। थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं उसके हमें क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। अभी आपने जैसे कॉस्ट शीट बनाई, फ्यूचर में हम लोग और डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और उस अकाउंटिंग को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आप लिखेंगे, उससे आप प्रोडक्ट की क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट डिटरमाइन कर पाएंगे। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस। बट अगर आपने इस पेन की कॉस्ट निकाल ली कि साहब पेन की टोटल कॉस्ट है 20 रुपए और मुझे इसमें 25% प्रॉफिट भी ऐड करना है, 5 रुपए प्रॉफिट ऐड करना है, मेरी सेल प्राइस कितने रखूंगा मैं, 25 रुपीज। तो सेल प्राइस अगर डिसाइड करनी है तो वो भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरे को पेन की कॉस्ट पता है, मेरे को इसकी सेल प्राइस पता है, तो क्या निकालूंगा मैं, प्रॉफिट आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। फोर्थ, डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लेना है, अगर मैंने अकाउंटिंग प्रॉपर्ली कर लिया, रिपोर्ट वगैरह सब कर लिया, तो उसके बेसिस पर फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन भी इजीली ले पाऊंगा। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इनका क्या मतलब है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करना। ये तो सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं। बेटा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए आप सभी स्टूडेंट को किसी क्लासरूम का क्लास टीचर बना दिया जाता है और आपको इस क्लास को पढ़ाना है। फर्स्ट डे आप जब क्लास में एंटर होते हैं तो मालूम पड़ता है कि क्लास में लगभग 40 to 50 स्टूडेंट्स हैं, 40-50 बच्चे हैं, और किसी भी बच्चे का अटेंशन आपकी तरफ नहीं हुआ, वो लोग अपने हाल में मस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, लड़ाई मारधाड़ चल रही है, कोई किसी की छुट्टी भर रहा है। तो 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आपको पढ़ाना भी है, बच्चे क्लास जो है कंट्रोल नहीं हो रही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है जो आप क्लास को कंट्रोल करने के लिए यूज में ले सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप किन्हीं भी 2 बच्चों को खड़ा कीजिए और 2 खींच कर रसीद कर दीजिए। क्या होगा, पूरी क्लास में डर, एक टेरर आ जाएगा कि यार इन सर को, इन मैम को गुस्सा बहुत आता है, क्लास कंट्रोल हो जाएगी, राइट। बट आफ्टर 40 मिनट्स और 45 मिनट्स जब आपकी क्लास ओवर होती है, ये दोनों बच्चे जैसे ही क्लास के बाहर जाएंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, कॉल करेंगे अपने बड़े भाई को, अंकल को, किसी न किसी को। वहां से
5-7-10 जने 20 जने इकट्ठे होकर घर से निकलेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपकी स्कूल में पहुंच जाएंगे। और जब 5-7-10 जने जा रहे होते हैं तो 40-50 जने पीछे पीछे भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। अब क्या होगा, कुछ मीडिया वाले भी आ जाएंगे, आपका भी फोटो खींचेंगे, बच्चे का भी फोटो खींचेंगे। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में हाईलाइट होगा पढ़ाई या पिटाई, और फिर वो मानव अधिकार वाले वो भी सब क्या होना, अल्टीमेटली आपने 45 मिनट अपनी क्लास को कंट्रोल तो किया, बट अल्टीमेटली आपको रिजल्ट जो देखना पड़ रहा है, आपको सॉरी लेटर फिल करवाया जाएगा, आपको अगर कंटिन्यूशन में रहना है तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बट इसी क्लास को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है, ये जो 40-50 स्टूडेंट की क्लास आपको दी ना, अगर आप इसे प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो पूरी क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में हर समय खुरापात होती है, हर समय मस्ती करने का मूड रहता है। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस का एक्सपीरियंस भी दिया देखा होगा कि इसी तरह से होता है। बट 8 से 10 स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जो साथ मिलने में मस्ती कर रहे हैं, साथ नहीं है तो अकेले अकेले चुपचाप पढ़ लेंगे, और बाकी के स्टूडेंट बेचारे वो सीए स्टूडेंट जैसे सिंसियर होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता मस्ती क्या होती है, उन्हें पता है कि सिर्फ पढ़ाई कैसे करनी है, राइट। तो एक काम करिए ना, पूरी क्लास में से पहले फाइंड आउट करिए वो 4-5 स्टूडेंट कौन है जो हर समय मस्ती करने के मूड में, उन्हें आगे अपनी क्लास में आगे बिठा दीजिए। सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको इन 4-5 बच्चों को करना है। वो 8 से 10 स्टूडेंट जो साथ मिलने में मस्ती करते हैं उनका साथ छुड़ा दीजिए, अलग अलग जगह बिठा दीजिए, और बाकी क्लास को आपको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपने जो क्लास को कंट्रोल किया, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म है। क्वालिटी क्या किया आपने, इंप्रूव किया या डिक्रीज हो गई? बोले सर वो भी इंप्रूव की है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बेटा जो पहला तरीका था वो था कॉस्ट कंट्रोल, इसमें क्वालिटी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी, क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखा। ये क्या था, शॉर्ट टर्म, ओनली के लिए आपने क्लास कंट्रोल की। अब कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करें, आपने क्या करना है यहां पर, या तो क्वालिटी को मेंटेन करिए या फिर क्या करिए, क्वालिटी को इंप्रूव करिए। और ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? ये है लॉन्ग टर्म। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। तो ये है एडवांटेज